हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आज नाबार्ड के मेंस जो स्पेशल सेशन जो फ्री में जो अभिपीडिया की तरफ से जो करवाया जा रहा है, उसमें आज जो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट है उसमें हम वो फॉरेस्ट्री जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हालचाल ले लिया जाए आप सबका, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है सभी को कि जो सेशन लेने में, लाइव सेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सेशंस को जो है वो प्रीमियर किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग जो है इस चीज़ को समझते होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप जो है अपने घरों में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से जो कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले भी जो है नाबार्ड के जो मेंस के जो सेशन है, ठीक है, उसमें बहुत जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन है वो जो है कवर कराया है पिछले कुछ। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जो हमारा आज का सेशन है, जैसे आपको पता लग गया होगा कि वो फॉरेस्ट्री पे बेस्ड है। फॉरेस्ट्री भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो उसमें जो आपके मेंस का स्पेशल जो कोर्स, जो मेंस का जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, उसमें एक स्पेसिफिक जो है एक टॉपिक कह लीजिए आप, फॉरेस्ट्री है। बट आपको फॉरेस्ट्री में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले वो एनालाइज करने हैं, तभी जो आप है फॉरेस्ट्री को। नहीं तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, आप सिर्फ फॉरेस्ट्री करते करते ही आपका जो आपका मेन कंसर्न है वो जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि जो है किसी भी चीज़ को डीप डाउन पढ़ना, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री में जो हम आज के जो टॉपिक में उसमें जो कवर करने वाले हैं, मेनली वो इम्पोर्टेंट लॉज और जो पॉलिसीज़ रही हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेसिकली जो लॉज और पॉलिसीज़ होती हैं उसी से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री का। तो चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि फॉरेस्ट्री बोलते किसको हैं। कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें समझ नहीं होते कि फॉरेस्ट्री बोला किसको जाता है। फॉरेस्ट्री एक्चुअली बेसिकली बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रीज़ को कंजर्व करना, उनको मेंटेन करना और उनकी ग्रोथ को मेंटेन करना, जो प्रोसेस जो होता है सारा, इसको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो जो टॉपिक है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट्री की। टू मेंटेन ग्रोथ एंड कंजर्व द ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है फॉरेस्ट्री में जो करने से पहले आपको जो है बेसिकली जो डेफिनेशंस हैं वो आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर किसको कहते हैं? फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर अगर कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, वो मोर देन 10% होती है तो क्या बोला जाता है उसको? उसका जो है फॉरेस्ट कवर बोला जाता है उस लैंड का, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी आपको पता चल गया होगा, वो जो कैनोपी होती है, ठीक है, एक जो पेड़ होता है या जो ट्री होता है, इसको आम भाषा में पेड़ भी बोल देते हैं, जो ट्री होता है उसकी जो कैनोपी होती है वो डेंसिटी, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के अंदर जो होता है वो ट्री हो भी सकते हैं, ठीक है, और ट्री नहीं भी हो सकते, ठीक है। बट उसकी जो मिनिमम कैनोपी डेंसिटी होती है वो मिनिमम 10% जो है वो होनी ही चाहिए, तो ही जो उस लैंड को क्या बोला जाएगा? फॉरेस्ट लैंड बोला जाएगा, ठीक है। अगर वो आगे जो कैनोपी डेंसिटी के बेस पे ही जो है फॉरेस्ट कवर को जो है कि आगे बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जो पहला जो आता है वो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसमें जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 70% से अबव होती है। जो सेकंड आता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। एक्चुअली जो फॉरेस्ट की डिवीजन है मेनली कैनोपी की डेंसिटी के बेस पे ही है, ठीक है। बट मिनिमम डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जो है वो है 10% जो है वो डेंसिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो अगर वो 10% से कम होगी तो वो फॉरेस्ट कवर ना लगा के स्क्रब के अंदर, ठीक है, जो बुशिस वगैरह होती हैं, ठीक है, ये जो सेमी एरिड रीजन के अंदर जो स्क्रब वगैरह होते हैं उसको वो फॉरेस्ट लैंड ना कह करके, जब कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो जाएगी तो उसको स्क्रब कवर कह दिया जाता है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट मेनली जो फॉरेस्ट की वो डिवीजन रहती है वो मेनली किस बेस पे रहती है? कैनोपी डेंसिटी के बेस पे। ओपन फॉरेस्ट के अंदर जो कैनोपी डेंसिटी रहती है वो रहती है बिटवीन 10 to 40%, ठीक है, 10 to 40%।
एंड मैंग्रोव कवर, मैंग्रोव एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, इसको जो होता है साल्ट वाटर फॉरेस्ट भी जो है बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली जो ये मैंग्रोव कवर होते हैं, बेसिकली जो होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके जो रूट्स होती हैं ये पानी से बाहर निकल के आ जाती हैं, जो कि वहाँ से जो मिनिमम जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके रूट्स के थ्रू आपको जो है वो जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स अपने जो रूट्स हैं, जो सभी रूट्स जो होती हैं वो एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स जो लेते हैं वो लेते तो रूट्स से ही हैं, पर जो मैंग्रोव के जो रूट्स है एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं, ठीक है। जो ये जो क्या करती हैं, ये जो साल्ट वाटर होता है उसके अंदर भी सर्वाइव कर जाती हैं, बिकॉज कि जो इसकी रूट्स होती हैं पानी से बाहर निकल करके आ जाती हैं। आपने सुंदरबन देखा होगा, सुंदरबन का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि बंगाल एरिया में है, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पर मेनली जो फॉरेस्ट कवर है साल्ट एरिया के अंदर, वो कौन सा कवर पाया जाता है, वो मैंग्रोव कवर ही पाया जाता है, ठीक है। वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नॉन फॉरेस्ट लैंड डिफाइंड एज लैंड विदाउट एनी फॉरेस्ट कवर। तो नॉन फॉरेस्ट लैंड हो गया। स्क्रब कवर की बात करेंगे कि जिसके अंदर जो कैनोपी डेंसिटी है वो लेस देन 10% होगी, ठीक है। एंड ट्री कवर बेसिकली क्या होता है, लैंड विद ट्री पैचेस आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 1927 का, उसके अंदर जो था, उसके अंदर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के लिए किसको पावर्स प्रोवाइड की गई हैं कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किस एरिया को जो है वो बोला जाएगा, ठीक है। एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो ट्री जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन थी फॉरेस्ट की डिवीजन थी वो हमने डिस्कस करी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव कवर, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको मेनली अब क्वेश्चन के बेस से पूछा जा सकता है कि कैनोपी डेंसिटी में आपको जो है वो कंफ्यूज कर सकता है कि मेनली 75% हो, 80% से अबव हो, तो किस तरीके का फॉरेस्ट वो रहेगा। तो आपको जो है फॉरेस्ट के डिवीजन में ये बस जो मेनली जो है कैनोपी डेंसिटी को है तो ध्यान में रखना है। कैनोपी जो आपको शायद अगर अभी भी नहीं पता लगा, जो ये चीज़ जो होती है कैनोपी, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप ये ट्री हो गया, तो इस तरीके का जो होता है तो ये डेंसिटी जो है मोर देन 10% उस एरिया के अंदर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको फॉरेस्ट कवर बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो बच्चों जो इंडिया के अंदर बेसिकली अभी तक जो फॉरेस्ट को जो है जिस तरीके से उसको लॉज को या जो भी जो एक्ट जो बनाया गया है मेनली जो किस बेस पे बनाया जाते हैं, वो मेनली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बेस पर ही बनाए जाते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट लैंड है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं, चाहे टिम्बर प्रोड्यूस हो या नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हो, उनको रेगुलेट मेनली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बेस पर ही किया जाता है, ठीक है। और अब जो है अब रिसेंटली जो 2018 में इसमें 2018 में 1927 का जो एक्ट था, इसके अंदर कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया। हम उसको भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो मेनली मेरा यहाँ पे जो आपको बताने का मेन रीज़न यही था कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इसके बेस पे ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस को या फॉरेस्ट एरिया को जो है इंडिया में रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। जो आप ये चीज़ तो ऑब्वियस होगी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, तो ब्रिटिश टाइम पर ही लाया गया होगा, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ही मिली है। तो बेसिकली जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो किस पर बेस्ड रहता है, आप 1878 जो 1927 से पहले जो पॉलिसीज़ बनी हैं, ठीक है, जो 1878 का एक स्पेसिफिक एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, हमें वो पढ़ने की एक्चुअली इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के जो मेनली प्रोविजन है वही 1927 के एक्ट में डाले गए हैं। तो हम 1927 का एक्ट जो है वही पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या किया गया था 1927 के फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कि डिफरेंट एरिया जो थे, ठीक है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट की बात करी थी उसको डिफाइन किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, और विलेज फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और कि अगर कोई फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाके जो भी प्रोविजंस है उसको फॉलो नहीं करता या जो इस एक्ट को प्रोहिबिट करता है, तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। जो वायलेशन ऑफ लॉ अगर कोई करेगा तो उसको किस किस तरह से पनिश किया जाएगा, वो सभी चीज़ें जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर बताते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो प्रोविजंस थे, इसके अंदर जो मेन जो डिस्कस करने वाली बात रहेगी वो यही रहेगा कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, और विलेज फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं। तो पावर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट कि किसको पावर दी गई है कि जो जो है अथॉरिटी जो है जो किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर सके। तो ये जो पावर है, जो एक्ट ये प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो है पावर जो है प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड को जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ठीक है, या जिसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या और क्या चीज़ है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस एरिया से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकाली जा रही है उस एरिया को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एज अ रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। तो इसके अंदर मेनली आपसे वो ये पूछ लेगा कि जो पावर जो है किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करने की वो किसके पास रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर किसके पास रहती है। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1927 इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट, कि जो भी जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है, उसकी जो भी देख रेख की बात जो होती है, ठीक है, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के ऊपर जो उसकी देख रेख की बात होती है, अगर वो किसी विलेज कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती है तो इसे उस एरिया को क्या बोल देते हैं, विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट असाइन एनी विलेज कम्युनिटी द राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ और ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व फॉरेस्ट, कि जो गवर्नमेंट के जो राइट हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट एरिया के ऊपर अगर वो राइट जो है वो किसी कम्युनिटी को जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं तो उस एरिया को, उस फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, विलेज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और जो भी जो लॉज होते हैं, ठीक है, जो भी एक्ट जो करना होता है उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट को लेकर के, वो जो सभी राइट जो किसको प्रोवाइड दे दिए जाते हैं उस विलेज कम्युनिटी को जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। एज यू ऑल नो कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी जो है ट्राइब्स जो हैं वो मेनली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनके ध्यान में रखते हुए जो ये था, ये प्रोविज़न जो है फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट का लाया गया था। क्लियर, आगे चलते हैं। इस फॉरेस्ट एक्ट 1927 था, इसमें फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को जो थी बहुत सारी पावर जो है प्रोवाइड की गई थी। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमने बात करी कि विलेज फॉरेस्ट एरिया कम्युनिटी के साथ हैंडल कौन करेगा, तो वो जो पावर जो है, ठीक है, उनको हैंडल करने की, कि वो जो लॉज और जो रेगुलेशंस है वो विद द एक्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब देखो कि स्टेट का जो कोई ना कोई तो जो होगा नॉमिनी होगा जो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो पावर किसको प्रोवाइड की गई थी, विलेज फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है। वो अपने एंड पे जो था रहेगा, वो जो भी डिस्कशन होगी फॉरेस्ट को लेकर के, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर हो या जो विलेज फॉरेस्ट एरिया के अंदर हो, तो सारी की सारी पावर किसके पास होगी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के पास। और ये ऐसा पावर ऑफ सिविल कोड का, कि कोई भी अगर लॉ या कोई किसी भी लॉ का या किसी भी पॉलिसी प्रोविजंस का जो है उसकी उल्लंघन किया जाता है, तो उस केस के अंदर जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होगा उसके पास सिविल कोर्ट की पावर भी होगी कि वो उसको पनिश कर सकता है उस पर्सन को जिसने उस लॉ को वायलेट किया है, ठीक है। द पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन द ट्रायल ऑफ सूट्स, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी कि उसको जो है सिविल ऑफेंस के केस में कि किसी की तरह कोई जुर्माना लगाना, तो वो पावर किसके पास होगी, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर के पास वो पावर होगी। प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, हमने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात करी, विलेज फॉरेस्ट एरिया की बात करी 1927 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वही एरिया होता है जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और विलेज फॉरेस्ट एरिया नहीं होता, बट उसके ऊपर जो गवर्नमेंट जो होती है उसको एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर करती है और उसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर जो है गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, बट वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंडर नहीं आता, ठीक है, वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं आता। तो उस एरिया को क्या बोल दिया जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो मेनली जो ये रीज़न था 1927 के एक्ट को पढ़ने का, वो मेनली यही था कि आपको टिपिकल जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो आपको उसकी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, विलेज फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
तो बच्चों जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आए हैं 1927 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आए हैं। उसका रीज़न क्या थे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कोई लूप होल्स रहे होंगे ना जिसकी वजह से अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला जो लूप होल रहा था 1927 के एक्ट के अंदर, वो एक्चुअली फॉरेस्ट कवर को तो डिफाइन करता है, बट एक्चुअली फॉरेस्ट क्या है उस चीज़ को कवर उसकी एक्चुअली कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसकी फर्स्ट जो मेन लूप होल्स हो जाता था वो मेनली वो यही रह जाता था कि व्हाट डिफाइन अ फॉरेस्ट। तो इसकी जो ये कमी थी इसको दूर करने की कोशिश की गई है अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर। और जो डेफिनेशंस है, डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक किसी भी अगर किसी लॉ का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका कोई वायलेट करेगा, या तो वो फॉरेस्ट को वहाँ से कुछ इलीगल जो है माइनिंग करेगा, ठीक है, किसी तरह का उसमें पोल्यूट करने की कोशिश करेगा, तो उनकी डेफिनेशन क्या रही है, ठीक है, उस पोल्यूशन की, इकोलॉजिकल सर्विसेज की, तो उस चीज़ को डिफाइन करने की तो 1927 के एक्ट में वो चीज़ें डिफाइन नहीं होती थी। तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एरियाज रहते थे, ठीक है। अब तो अगर कोई बाहर का आदमी जो है फॉरेस्ट एरिया में आकर के माइनिंग करता है, ठीक है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसका उस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करना, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो उस एरिया में रह रही है जो कि वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, अगर वो भी उस तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को डिफाइन करना अलग तरीके में, क्योंकि दोनों के यूज़ करने का जो तरीका है एक तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो दोनों के यूसेज में डिफरेंस है। तो इस तरीके के डिफरेंस जो थे वो क्लियर कट डिफाइन नहीं थे 1927 के एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से 2018 में इसको अमेंड किया गया है। एक्चुअली अभी ये एक्ट लागू नहीं हुआ है 2018 का, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, बट उसकी वजह से अभी तक इसको जो है ये एक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है इस चीज़ को, हमें सिर्फ इसके जो प्रोविजंस है ड्राफ्ट के अंदर एक्ट के वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर अभी तक जो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी एक डिक्शनरी डेफिनेशन को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए। वो पढ़ लेते हैं क्या रहती है। The dictionary definition of the word forest is taken to be the legal definition too. It will not include the forest as understood in the dictionary sense, but also an area recorded and forest in the government record irrespective of the ownership. ठीक है, कि जो डिक्शनरी के अंदर जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी हुई है सिर्फ वही फॉरेस्ट एरिया के अंदर कवर नहीं होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी जो फॉरेस्ट है उसको भी जो है विदाउट उसकी ओनरशिप की, चाहे वो प्राइवेट लैंड ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको भी जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको भी जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। कि सिर्फ कि कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा हो तो वही फॉरेस्ट नहीं होगा। जैसे हमने बात करी तो स्क्रब फॉरेस्ट की बात करी, उसमें कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है, बट कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 0 होगी, ठीक है, तो उस एरिया को भी जो है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर की जो डेफिनेशन में बच्चों उसके अंदर कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है एक इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी, जिसकी वजह से ही जो था मेनली जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 के अंदर अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट जो अमेंडमेंट के जो मेन प्रोविजन है उनको देखते हैं। आज के सेशन में जो हमें ये अमेंडमेंट एक्ट और जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 1988 की और जो 2018-19 के अंदर जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है फॉरेस्ट की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे चल करके तो चल उसके अंदर बच्चों तो मेन रीज़न जो है, मेन कंसर्न जो था जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर यही है कि इसके अंदर जो है जो स्पेशल ऑफिसर है जिसकी हमने बात करी थी, और जो सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड की गई है। और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जो, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर है उसके अंदर जो ट्राइब्स के जो राइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मेनली जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेस्ट को एज अ नेचुरल रिसोर्सेज ना देख करके एज अ इंडस्ट्री, एज अ फॉरेस्ट इंडस्ट्री देखने की तरफ जो है जो ये एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये लेकर के जा रहा है, जो कि इसका वन ऑफ द कंसर्न है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन कंसर्न जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है उसको बहुत ज़्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है।
उसके अंदर उसको शूट एट साइड का भी ऑर्डर दिया गया है, और उसकी शूट एट साइड अगर वो किसी को शूट कर भी देता है, इन द केस कि वो अगर कोई वायलेट कर रहा है, अगर वो उसको शूट कर देता है तो उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, उसकी तो उसके ऊपर कोई केस चलाने के लिए, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर केस नहीं चला सकती, जो कि है विदाउट फर्स्ट इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी इन द मैटर अंडर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, की पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू जाकर उस मैटर की जो इंक्वायरी होगी उसके बाद ही जो है उसके केस, उसके ऑफिशियल के ऊपर जो है, फोर्स ऑफिशियल के ऊपर जो है वो केस चलाया जाएगा, जो कि इसका एक बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन है, ठीक है, एक जो है अनलिमिटेड जो पावर है किसी फॉरेस्ट ऑफिशियल को प्रोवाइड कर देना, इसका मेन कंसर्न है इस एक्ट का, इस अमेंडमेंट एक्ट का। सर्च वारंट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको बहुत ज़्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर यही जो मेन हाईलाइट है वो यही रहेगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट को इसके अंदर डिफाइन करने की कोशिश की गई है, जो कि मेन कंसर्न था फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 का। फॉरेस्ट इज डिफाइंड टू इंक्लूड एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट और institutional land recorded or notified as forest land in any government record, and land managed by the government community as forest and mangroves, and also any land which the central or state government may be notification declared to be forest for the purpose of this act, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कोई भी लैंड, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, कोई प्राइवेट फर्म की हो, या इंस्टीट्यूशनल लैंड रिकॉर्ड है जिसको नोटिफाइड किया गया है एज अ फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ठीक है, या किसी कम्युनिटी के रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, जैसे हम कम्युनिटी को कोई लैंड प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर कोई लैंड है, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसको भी जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फॉरेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। कि बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी लैंड हो, किसी भी तरीके की लैंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट की हो, या इंस्टीट्यूशनल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की लैंड हो, ठीक है, अगर उसको फॉरेस्ट बोला गया है, ठीक है, अगर उसको फॉरेस्ट बोला गया है, अगर उसको फॉरेस्ट बोला गया है किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू, या उसको इंक्लूड किया गया है फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, वो फॉरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? बस आप इसको इतना समझ लीजिए। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी इसको समझने, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो राइटिंग्स होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार घुमा करके दिया गया होता है। जो मेन इसका ब्रीफ ये निकल के आता है कि कोई भी लैंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, या वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हो, या कोई इंस्टीट्यूशनल लैंड हो, अगर उसको नोटिफाइड किया गया एज ए फॉरेस्ट, या उसको जो है वो चाहे वो लैंड वो मैनेज कर रहा हो, जो है गवर्नमेंट या कम्युनिटी हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कम्युनिटी हो, फॉर द यूज एज अ फॉरेस्ट। और इसमें विलेज फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द proposed act may be forest land or waste land which is the property of government which jointly managed by the community through the फॉरेस्ट ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम सभा। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की जो बात रहेगी वो हम जो शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ज्वाइंट फॉरेस्ट जैसे विलेज फॉरेस्ट की बात वही होगी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी अगर फॉरेस्ट लैंड है, अगर उसकी जो पावर्स या अथॉरिटीज़ हैं उसको उस एरिया को जो है रूल करने की या ठीक है या उसको मैनेज करने की अगर किसी विलेज कम्युनिटी को प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, विलेज फॉरेस्ट। सॉरी, आगे देखते हैं। जो मेन जो इसका एक और प्रोविजन है उसके अंदर 10% सेस की जो है बात की गई है। जो 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट जो माइनिंग जो होगी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की या जो वाटर जो है वो फॉरेस्ट के एरिया से निकल के जिसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसके अंदर तो उसके ऊपर 10% का सेस लगेगा। और जो यहाँ से सेस से जो मनी जो रिकवर होगी उसके लिए फंड बना दिया जाएगा जो कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और रिफॉरेस्टेशन के लिए और उसकी कंजर्वेशन के लिए जो भी खर्चा होगा वो कि इसी 10% सेस के जो फंड इकट्ठा होगा उसी से किया जाएगा।
और जो इसमें बात की गई है इसके अंदर रोल इंक्रीज रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का जो रोल है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो स्टेट है अगर उसको लगता है कि उस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर कोई कम्युनिटी या कोई विलेज फॉरेस्ट, कोई विलेज एरिया है या किसी तरह के कोई पीपल है जो कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के अंदर जो है रुकावट डाल रहे हैं, तो स्टेट क्या कर सकती है, उन लोगों को क्या कर सकती है, उन लोगों से वो जो राइट्स है, जो पावर है वो वापस ले सकती है। ठीक है, और उसको जो है कंजर्वेशन करने के लिए जो है जो उस थोड़े बहुत पैसे जो खर्चने पड़ेंगे वो कौन करेगा, वो स्टेट को जो है वो पावर प्रोवाइड कर दी जा चुकी है। कि जैसे कोई फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज़ है, ठीक है, वो वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है उस एरिया को, तो वो क्या करेंगे, उसको थोड़े से पैसे दे करके वो जो उसकी पावर रहेगी, ठीक है, वहाँ पे उनको रहने की, उनको किसी और एरिया के ऊपर शिफ्ट कर करके उस एरिया की पावर जो है वो अपने हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट वो अपने हाथ में ले लेगी। The amendment also introduce a new category of प्रोडक्ट, इसमें एक न्यू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट भी प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इंक्लूड किया गया प्रोडक्शन फॉरेस्ट, जो भी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो फॉरेस्ट एरिया से निकाले जाते हैं, जिसके अंदर टिम्बर, पल्प, फायरवुड, ठीक है, इस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं जो निकाले जाते हैं, उस एरिया को क्या बोल दिया जाएगा, प्रोडक्शन फॉरेस्ट। तो एक न्यू टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर कि वो प्रोडक्शन फॉरेस्ट एरिया में भी इंक्लूडेड इन द 1927 फॉरेस्ट एक्ट, बट ये जो है न्यू प्रोविजन जो है फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर लाया गया है। ठीक है, आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 और जो मेन प्रोविजन थे अमेंडमेंट एक्ट उसको डिस्कस किया था। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस रही थी जिसकी वजह से जो 2018 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कोई भी पॉलिसी कब बनाई जाती है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी किसी भी रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उसका जो अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। तो सेम इसी तरीके से जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन जो यूज़ रहेगा वो इसीलिए बनाया गया कि सो दैट कि इन्वायरमेंट को स्टेबल करने के लिए और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, वो मेंटेन रहे, सो दैट कि जो एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन है एक साथ जो है जी सकें, ठीक है, एक दूसरे को हार्म किए बिना। तो मेन फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन रोल है, ठीक है, वो यही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कंजर्व द नेचुरल हेरिटेज, जो कंट्री की जो नेचुरल हेरिटेज है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, फ्लोरा एंड फाउना, जो इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया जो उसके रिसोर्सेज हैं या उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जो नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करना। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के जो 88 की पॉलिसी है उसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सोयल इरोजन को, ठीक है, आपको पता होगा कि सोयल इरोजन जो है मेनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जो लास्ट सेशन हमारा रहा है उसके अंदर भी हम सोयल इरोजन और सोयल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो हमारा जो लेक्चर रहा था उसके अंदर वो ये सब चीज़ें इरोजन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो सोयल इरोजन को चेक करना, ठीक है, और सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट पॉलिसी का वन ऑफ द मेन प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है इसके अंदर चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है, कि आपको पता है कि फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन की वजह से या फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है और सैंड ड्यून्स जो है जो रेतीला जो जैसे आपको पता होगा कि जो डेजर्ट एरिया जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है, जो फॉरेस्ट रहेंगे ज़्यादा बारिश होगी तो सैंड ड्यून्स की एक्सटेंशन नहीं होगी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इंक्रीज करना। आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन कवर रहेगा कि वो था कि मेनली जो फॉरेस्ट कवर है उसको 1/3 जो है फॉरेस्ट पॉलिसी को जो फॉरेस्ट कवर है उसको 1/3 ऑफ द लैंड जो ओल्ड लैंड है उसको इंक्रीज करना, कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% हो जाए। और जो मेन प्रोविजन आता है उसके अंदर क्या आता है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को जो है इम्प्रूव करना, जो एसेंशियल नीड्स है, जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जैसे ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना विदाउट हार्मिंग द नेचुरल इकोसिस्टम। एनकरेज करना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि जो एफिशिएंटली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। अब इसमें मेजर अचीवमेंट देख लेते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की अचीवमेंट्स क्या क्या रही थी। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, की फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ बट 33% का इंक्रीज नहीं हो पाया।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे हमने विलेज फॉरेस्ट एरिया की बात करी थी कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो पीपल है, उनको जो है विलेज फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के अंदर साथ लेकर के आना, तो भी इसकी वन ऑफ द अचीवमेंट रही है। मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो टिम्बर की, जो फायरवुड्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं लोकल पीपल्स के लिए और नेशंस के लिए जो है वो फुलफिल हुई है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्स ऑफ कंट्री थ्रू एक्सीटू एंड इंसिटू कंजर्वेशन मेजर। एक्सीटू और इंसिटू होता है। एक्सीटू होता है कि जैसे जो जू एरियाज होते हैं, जो किसी एरिया का कोई नेचुरल एरिया है, ठीक है, कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ये नेचुरल एरिया है, ठीक है, तो इसी के अंदर इसको ए को कंजर्व करना, तो इसको क्या बोलेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। अगर किसी ए एरिया को हम किसी बी लोकेशन पे जाकर के कंजर्व करते हैं, किसी बी लोकेशन पे जाकर के कंजर्व करते हैं किसी ए एरिया को, तो उसको क्या बोल देंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इस तरीके की कंजर्वेशन के लिए भी आपको पता है कि 1988 के बाद बहुत सारे जूस जो है, बहुत सारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बन करके आई हैं, तो जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल और जेनेटिक जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। अब इसके रीज़न देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस रही थी, ठीक है, इसके फेलियर्स कि क्या क्या रहे हैं। कि एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ की एग्रीकल्चर के साथ साथ जो उसका वन ऑफ द प्रोविज़न ये रखा गया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री को, कि जो विलेज एरिया के अंदर जो, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर भी जो है वो फॉरेस्ट्री से यूज़ करते करते उनको जो है एग्रीकल्चर भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड की जाएँ, तो वो जो है उसको मच यूटिलाइज नहीं किया गया है। या जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो किसी एक जगह पर जा कर के या उसी एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करना या ट्री कवर को इंक्रीज़ करना, वो जो मेन जो एम था उसको अचीव नहीं किया गया है। प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट राइट टू फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज बीइंग रजिस्टर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात करी कि जो विलेज कम्युनिटीज़ को लेकर के साथ चलना मैनेजमेंट के लिए, तो वो जो एक एम ऑब्जेक्टिव था, वो जो था वो फुलफिल नहीं हो पाया। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है विद काम करना जो विलेज कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको पता होता है ब्यूरोक्रेसी का पार्ट ही होता है कि ये कोई अफसर लोग होंगे, वो किसी गांव वाले के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आप ये जो है बेसिक एक कॉमन सेंस है, इसका वन ऑफ द रीज़न जो है वो फेलियर होने का आप समझ सकते हैं। It has to be noted that the Forest Right Act 2000 Act took the matter out of the hands of the Forest Department, thereby facilitating community ownership of forest land. तो इसमें उसी चीज़ की बात की गई है, ठीक है। जो ये प्रोविज़न था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का, तो इसके अंदर किसको 2006 के अंदर जो है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ट्राइबल एरिया एक्ट 2006 के अंदर दूर करने की कोशिश की गई है, ठीक है, जिसको जो हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हम करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले पॉलिसी 2018 की ड्राफ्ट पॉलिसी, और जो 2006 का जो सेशन है, जो ये एक्ट है, सॉरी, जो ये एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो एक्ट है, इसको जो हमारा पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ड्राफ्ट जो है 2018 की जो पॉलिसी आई है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो 1/3 जो है एरिया को है कवर करना, जोग्राफिकली एरिया को कवर करना फॉरेस्ट के अंदर, वो फुलफिल नहीं हो पाया था 1988 के अंदर। तो 2018 के अंदर जो है ये फिर से जो है मिनिमम जो है ऑब्जेक्टिव रखा गया है 1/3 एरिया को, जोग्राफिकली एरिया को अंडर फॉरेस्ट कवर लेकर के आना, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड किया है, ट्राइबल टू टिम्बर अप्रोच। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करी थी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, जो कि अचीव नहीं हो पाया, बट बात तो हुई थी ना एटलीस्ट, कि फॉरेस्ट की जो मैनेजमेंट करनी है थ्रू ट्राइबल एरिया के को जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो विलेज एरिया की जो लोग हैं उनको साथ लेकर के करनी है। बट इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, इसमें ट्राइबल टू टिम्बर अप्रोच की, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो अब जो है वो जो फॉरेस्ट एरिया को एज अ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के रूप में ना देखते हुए एज अ इंडस्ट्री के रूप में देखना, ठीक है, कि उनको एज अ इकोलॉजी नहीं देखना और एज अ इंडस्ट्री देखना। तो इस जो मेन प्रोविजन है एज अ ट्राइबल टू टिम्बर अप्रोच, जो मेन इसमें यही एक प्रोविजन रखा गया है कि जो फॉरेस्ट्री है इसको एज अ इकोलॉजी, एज अ एनवायरनमेंट ना देख करके एज अ इंडस्ट्री देखना। द ड्राफ्ट मेंशन द लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज एज, अब
जो अब जब ट्राइबल लोगों को जब जो है अब प्रोविज़न जो है वो कम कर दी गई, उनकी पावर्स जो है वो कम कर दी गई है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि वो अब इसको इस चीज़ को कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो उनको जो कुछ ना कुछ तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना, कि जो सो डैट कि वो अपना जो है खाना पीना जो है अच्छे से कर सकें। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी क्या बोल रही है कि जब जो है फॉरेस्ट को एज अ इकोलॉजी ना देख करके उसको एज अ इंडस्ट्री देखेंगे, तो वहाँ पर जो है टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, इंडस्ट्री इंक्रीज़ होगी, तो जो ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उसका बेनिफिट ले सकती हैं। जब टूरिज़्म और जब लोकल इंडस्ट्री जब इंक्रीज़ होगी, तो टूरिज़्म जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। पीपीपी मॉडल की बात की गई है कि जो एफोरेस्टेशन का जो रिफोरेस्टेशन करनी है, ठीक है, एफोरेस्टेशन जो होती है, ठीक है, किसी नई एरियाज में जो वेस्ट लैंड है उस वहाँ पर जाके पेड़ों को उगाना, ट्रीज को उगाना। और रिफोरेस्टेशन होती है कि जहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो चुका है, ठीक है, पेड़ काटे जा चुके हैं, उसको दोबारा से उगाना। तो ये किसके थ्रू किया जाएगा? प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल। चॉइस ऑफ प्लांटेशन, जो न्यू स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो नॉन इंडिजीनियस है, लाइक यूकलिप्टस, एक टाइप ऑफ ट्री आप बोल सकते हैं, प्लांट वैरायटी बोल सकते हैं, कि ये जो क्योंकि कमर्शियली बहुत वाइबल होती है, ठीक है, इसका कमर्शियली बहुत यूज़ होता है, सो डैट की जो मेन पॉलिसी है टिम्बर ट्राइबल टू टिम्बर अप्रोच, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है उसको ग्रो करना। चॉइस ऑफ प्लांटेशन। आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन मेजर की बात की गई है, इसके अंदर की जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो रिवर्स हो, रेजरवायर्स हों, या किसी इकोलॉजिकल सेंटर्स एरिया हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करना, उसको इंडस्ट्री तो बनाना है पर साथ साथ उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल भी तो जो है एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं कर सकते ना, तो कुछ ना कुछ उसके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कुछ प्रोटेक्शन मेजर भी है, जो स्कीम्स है, जो लॉज हैं, उसको थोड़ा सा जो है आप प्रो फॉरेस्ट्री रखा गया है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसमें दो टाइप के नेशनल लेवल के दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ठीक है। नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन की नेशनल लेवल पे ऊपर एक मिशन बनाया जाएगा, जो कि जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो विलेज एरिया की जो कम्युनिटीज़ हैं उसके साथ मिलकर के काम करेगा। और नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनाया जाएगा नेशनल लेवल पे, और स्टेट बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनाया जाएगा जो स्टेट लेवल पे, जो कि स्टेट और फॉरेस्ट और नेशनल लेवल पे वर्क करेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की गई है, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है, ठीक है, कि जो ग्राम सभा होंगी या जो वहाँ के जो लोग होंगे उनके साथ मिलकर के काम करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। अब बच्चों, अब किसी भी ठीक है, जैसे हमने उसकी बात करी है कि सस्टेन करना, फॉरेस्ट को सस्टेन करना या उसको प्रोटेक्शन मेजर करना, तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड की बात है, ठीक है, जिसके अंदर जो है जो सेस होगा, ठीक है, जो हमने सेस की भी बात करी थी, वो भी जो होगा इसी फंड के अंदर रहेगा। स्पेशल टाइप ऑफ फंड बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो इस तरह के जो काम होंगे, ठीक है, रिसोर्सेज को आप बोल लीजिए उसको सेव करने के, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो इसी फंड से जो है वो लाया जाएगा। और इसमें क्या बात की गई? फॉरेस्ट फायर की, किस तरीके से फॉरेस्ट फायर को जो है वो रोका जाएगा। इसमें क्या मैपिंग करेंगे जो वेलनरेबल एरियाज हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू की जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम लेके लगाया जाएगा, जिसके थ्रू कि जिस एरिया में पता हो कि हाँ इस एरिया में जो है फॉरेस्ट फायर के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कि जल्दी ही जो है किसी उसको पूरे एरिया में फैलने से पहले ही जो है फॉरेस्ट फायर को अंडर अपने जो है उसको फॉरेस्ट फायर को जो है ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए, तो इसका वन ऑफ द प्रोविजन एंड इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज़, की कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ करना, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज को भी जो है इसमें ध्यान में रखा गया है। इसके अंदर आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे कार्बन सिंक का काम करते हैं, कि आपको पता है कि कार्बन की जो कंसंट्रेशन जो है इन्वायरमेंट में बढ़ने के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे कार्बन सिंक का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो एज अ फॉरेस्ट को एज अ नेचुरल कार्बन सिंक के रूप में भी देखने की बात की गई है। जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि डेली आपको न्यूज़ में देखने को मिलता होगा कि कहीं जो है किसी ट्रेन के नीचे आकर के या इलेक्ट्रोक्यूशन या करंट लगने की वजह से बहुत सारे जो जानवरों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसको मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोल दिया जाता है, कि मैन की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एनिमल्स के ऊपर जो है नेगेटिव तरह का इम्पैक्ट पड़ना, ठीक है। तो उसको एड्रेस करने के लिए
क्विक रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, एक ट्रेंड पर्सोनल बनाना, ठीक है, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, उसको बनाना, या आप बोल लीजिए जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं, जैसे रेस्क्यू सेंटर्स की बात करें तो स्पीडी असेसमेंट ऑफ डैमेज, कितना जल्दी जो है डैमेज हुआ उसको असेस कर लेना, तो इसकी बात भी है इसके अंदर की गई है। अब इस पॉलिसी की कंसर्न क्या रहते हैं? इस पॉलिसी का जो मेन कंसर्न रहेगा वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हमने बात की थी कि प्लांट, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट है जो इक्लुप्टस प्लांट की जो कमर्शियल वाइबल प्लांट है उसको लगाना। तो उसमें कमर्शियल को, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि जो अप्रोच थी ट्राइबल टू टिम्बर अप्रोच की इकोलॉजी टू इंडस्ट्रियल अप्रोच जो है इसके अंदर यूज़ की जा रही, तो इससे वन ऑफ द कंसर्न है इस पॉलिसी का। रॉन्ग फोकस की फोकस जो है वो मेनली जो है इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा दिया जा रहा है रेदर देन पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर, कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रोग्राम की बात तो की गई है, बट स्टेट को साथ साथ ये भी बोल दिया गया है कि अगर आपको लगे तो आप जो है वो उसको जो ट्राइबल एरिया के जो पीपल हैं उसको पैसा दे करके कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो फोकस ही है वो बहुत रॉन्ग रखा गया है। अब जो मेनली ऑब्जेक्टिव्स की तो बात कर दी गई है कि 1/3 आपको जो है वो जो है जोग्राफिकल एरिया के अंदर फॉरेस्ट बढ़ाने हैं, ठीक है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस तरीके का कुछ भी जो है जो 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 एक पूरी गाइडलाइंस होती है, ठीक है, वो नहीं रखी गई है सामने। फॉरेस्ट डिवर्जन की फॉरेस्ट डिवर्जन से रिलेटेड फॉरेस्ट डिजनर डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ डिवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग, कि जो फॉरेस्ट लैंड को उसको एज अ माइनिंग, आपको पता होगा कि जो झारखंड एरिया, जो उत्तराखंड जो एरियाज है गए हैं, ठीक है, जो झारखंड एरिया या जो छत्तीसगढ़ एरिया है इसके अंदर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एज अ माइनिंग फॉरेस्ट यूज़ करना, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर गाइडलाइन देना, ठीक है, उसको जो है ध्यान में नहीं रखा गया है। प्लांटेशन आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल इकोसिस्टम, कि जो आप प्लांटेशन तो कर दोगे, आप उसको जो है आर्टिफिशियली जो है प्लांट तो ग्रो कर दोगे, बट वो क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट बन पाएगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो साइंटिस्ट है, फॉरेस्ट साइंटिस्ट है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो यूकलिप्टस है, जो नॉन इंडिजीनियस जो वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, वो उसको लेकर के आना, वो एज ए इन्वेसिव स्पीशीज़ भी जो है वो काम कर सकता है, जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको खतरा पहुँचा सकता है। फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, कि हर फॉरेस्ट की एक अपना एक कार्बन साइकिल होता है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। अब कार्बन का जो है आपको पता है कि अगर सारा का सारा कार्बन धरती पर आ जाएगा तो जो ऊपर से सूरज की किरणें जो आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो ज़्यादा देर तो आपको धरती पर नहीं रह पाएंगी, तो कार्बन का इन्वायरमेंट में होना भी बहुत ज़रूरी है, सो डैट एक जो इन्वायरमेंट का जो एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो ये नहीं होता कि कार्बन एक टाइम से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो हर फॉरेस्ट का अपना अपना एक कार्बन साइकिल होता है, तो इस चीज़ का एक लैक है, ठीक है। इस तरीके इस पॉलिसी के अंदर एक टाइप ऑफ कार्बन साइकिल के ऊपर जो है ध्यान में नहीं रखा गया, तो इसका वन ऑफ द लैक हो जाता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा। अगर आपका ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने घरों में बने रहिए और कोरोना वायरस के साथ लड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।